कि शायद ये अखंड अमेरिका के आखिरी प्रेसिडेंट है। उसके बाद अमेरिका मिट जाएगा ऐसा नहीं होगा, अमेरिका रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा, लेकिन वो जो अखंड अभी है ना वो खंडित हो जाएगा। उसके दो एक स्टेट अलग, हाँ, उसमें से 2-3 अलग हो जाएंगे। उसके बाद उसका जो भी प्रेसिडेंट बने वो हो सकता है, पर अखंड अमेरिका के आखिरी प्रेसिडेंट चल रहे हैं। राम मंदिर के दर्शन करने वो नहीं जाएंगे, ठीक है। कहीं पर कोई धार्मिक कार्य होगा तो वो उसका विरोध करेंगे। उनकी सरकारें जहाँ राज्यों में हैं वहाँ मंदिर तोड़े जाएंगे तो उसका वो विरोध नहीं करेंगे। दिल्ली में कहीं माइनॉरिटी की झोपड़पट्टी टूटती है तो वहां वो खड़े हो जाएंगे। तो ये उनका माइंडसेट दिखता है। तो अगर हिंदू को गाली देनी है तो आप उसके लीडर को गाली दो। तो हिंदुओं का लीडर कौन? तो मोदी। और मोदी जी को अगर उकसाना हो तो सबसे ज्यादा इमोशनल हमारे जीवन में जो भावनात्मक संबंध होता है वो मां से होता है। तैयार रहो, सोल्जर आने वाले हैं। इसका मतलब फ्रांस को यह आभास हो गया है कि यूक्रेन को कुछ ही समय में रशिया हाथ में लेकर के यूरोप की तरफ अटैक करेगा और ये होना है। प्रधानमंत्री जी की माताश्री जो स्वर्गवास हो चुका है उनको उस भूमि से गाली दी गई है। तो बिहार के जनमानस के लिए ये प्रायश्चित का समय है कि वो अपने अपने स्थानों से वो पिंडदान में मानसिक रीत से जुड़े। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक बार फिर धर्मज्ञान पर मौजूद है हमारे सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरु जिन्हें हर कोई चाहता भी और सुनना भी ज्यादा पसंद करता है। आइए स्वागत करते हैं हम आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी का। महाराज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमो नारायण कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी बहुत ढेर सारी प्रार्थनाओं और जिसको कहते हैं ना शुभकामनाओं के साथ नमन। आपका आभार। वीडियो की शुरुआत में आप ही की भविष्यवाणी से कर रही हूँ जिसमें आपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इस बात की सांकेतिक भविष्यवाणी की थी कि अगर आप देखेंगे कि अगर अमेरिका अगर ट्रंप को चुनेगा तो ट्रंप आते ही दुनिया का नक्शा बदल देंगे। और हालांकि आपकी एक स्टेटमेंट भी है कि परिवर्तन के लिए परमात्मा द्वारा ट्रंप एक संरक्षित व्यक्ति है, लेकिन अब ऐसा कुछ तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रंप क्या कर रहे हैं। चाहे वो टैरिफ बम हो 25% से लेकर 50% का लगाना हो, या फिर भारत के प्रति ट्रंप के जो भारत विरोधी बयानबाजी चल रही है। मैं बिल्कुल आपकी सब जो बात है उस पर सहमत हूं। अगर आप उनको जो मैंने शब्द कहे हैं उनको एक बार फिर से भी सुनेंगे ना तो उसमें यही है कि वो एक निमित्त है। विश्व में जो भी परिवर्तन है ट्रंप उसके निमित्त है। और परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, हमारी चॉइस के होंगे या हम जो सोचते हैं वैसा होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। परिवर्तन 2 प्रकार के हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो सिर्फ भारत में नहीं, यूरोप को लगते हुए या दूसरे देशों से भी जो ये टैरिफ काट कर रहे हैं और सबसे इन्होंने संबंध खराब कर रखे हैं। वहां की इकोनॉमी की हालत आज की तारीख में, मैं सुबह भी समाचार देख रहा था, चीजें 60 से 70% महंगी हो गई है। हमारे भारतीय स्टोर्स में जो इंडियन चीजें मिलती थी वो शेल्फ से वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। मतलब कोई इंपोर्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो प्राइस बढ़ चुका है। आप सोचो, मतलब वहां के बिजनेसमैन अमेरिकन्स, नॉट ओनली इंडियंस, अमेरिकन्स को बहुत त्राहिमाम है। और सारे जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो उनको सजेशन दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसमें गंभीरता से लें और चेंज करें। लेकिन इस वक्त वो जिसको कहते हैं ना कि विनाश जब आता है, वचन है कवि के, हाँ, तो बस बुद्धि विपरीत है। दूसरा मैं इसको इस तरह से भी कहूंगा कि भारत का जो उत्थान हो रहा है गुरु स्थान पर, तो उसकी निमित्त में कभी कभी हम इसलिए नीचे झुकते हैं, किसी प्रणम स्थितियों में झुक जाते हैं। तो झुकने का मतलब हमेशा के लिए गिरना नहीं होता है। हमें अगर स्व पर निर्भर होना है, और जैसे आपको ये पता हो कि कल विक्रम 32 जो चिप बाहर आई भारत के द्वारा, अगर ये दबाव ना होता है अमेरिका का, हमें इतनी सैंक्शंस वगैरह नहीं होती, तो हम क्या इस तरफ एग्रेसिवली मूव होते? नहीं होते। तो भारत के लिए तो एक वरदान है, हम इसको कह सकते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। कभी कभी ये थोड़ी कड़वाहट अनुभव में बढ़ा देती है, बट जो भी है,
कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि चीजें अब एक एक शब्द को अगर आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तो आपको स्वयं से लगेगा कि यस, वही चीजें हो रही हैं और वो निमित्त है। और निमित्त के आधार से ट्रंप जो है, अभी तो और उसका समय है। मैं इसमें एक और चीज जोड़ूंगा कि 3 सितंबर से मंगल की जो दशा इधर उधर है, वो ऐसा कहना ठीक नहीं है कि हमेशा सबका शुभ हो, सबका भला हो, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट पर लगभग लगभग जान का खतरा है। आप मान के चलो कि जो चीज मैं बोल रहा हूं इस वक्त वर्तमान की जो ग्रह दशा है, ये वो ग्रह दशा है जो 1984 में इंदिरा जी के जन्म कुंडली के लिए बनी हुई थी। जी। और इंदिरा जी को उनके अंगरक्षकों ने मार दिया था। जी। तो ट्रंप की जन्म कुंडली जहां तक हमारी टीम में भी बातें चल रही थी, तो उसमें हमें जो दिखाई दे रहा है कि उनके आसपास के लोग, उनके बहुत वफादार लोग ही उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से संभावनाएं बन रही हैं कि उनको रास्ते का शूल समझकर हटाने का प्रयास किया जाए, और उस प्रयास में वो परमात्मा की जो इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। तो ये समीकरण और ये सारी प्लेनेटरी पोजीशंस और जो मेरे शब्द हैं कि वो बदलाव के लिए निमित्त हैं। विश्व में अभी भी अराजकता जो फैलेगी व्यापार के संदर्भ में या डिफेंस को लेकर के, वो ट्रंप उसके निमित्त बनेंगे और उनको बनना है। यहां तक कि अमेरिका के दो एक राज्य उनसे अलग पड़ जाएंगे जी। आने वाले समय में। अभी कोई बहुत जल्दी नहीं होगा कि इसी साल हो जाए, पर विदिन आप देख रहे हो जो 1000 दिनों की भविष्यवाणी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अमेरिका से जुड़े हुए कुछ राज्य हैं जो अमेरिका से हो सकता है अलग होने का प्रयास बहुत जल्दी शुरू कर दे, तो खुद अपने देश के लिए भी वो अभिशाप हो जाएंगे। बट थोड़ा जी। समय है और ये काल का खंड अपने को समझना होगा। तो ये आपने 3 सितंबर के बाद का समय खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, खतरे की घंटी वाला ये समय है उनके लिए। और 3 सितंबर के बाद इसी महीने चंद्र ग्रहण भी है और इसके बाद आपका सूर्य ग्रहण भी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या सच में जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ट्रंप ही अमेरिका की बर्बादी का कारण बनेंगे? कई जगहों पर हमारी सम्मति है, जो विशेषज्ञ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग, कि शायद ये अखंड अमेरिका के आखिरी प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद अमेरिका मिट जाएगा ऐसा नहीं होगा, अमेरिका रहेगा, उसका अस्तित्व जी। रहेगा, लेकिन वो जो अखंड अभी है ना, वो जो खंडित हो जाएगा। यूनाइटेड उसके दो एक स्टेट है अभी स्टेट तक। अलग, हाँ, उसमें से 2-3 अलग हो जाएंगे। उसके बाद उसका जो भी प्रेसिडेंट बने वो हो सकता है, पर अखंड अमेरिका के आखिरी प्रेसिडेंट चल रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, कई एस्ट्रोलॉजर्स तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाला समय कुछ ऐसा है कि अमेरिका ताकतवर भी नहीं रह पाएगा जितना ताकतवर आज की डेट में वो है और एक लंबे समय से रहा है। देखो, परिवर्तन जीवन का नियम है। कभी भारत देश 2500 साल पहले हम श्रेष्ठ थे, फिर वो सभ्यता में आगे बढ़े, तो कभी मेसोपोटामिया बनी, कभी इजिप्ट बना, कभी तुर्की बना, कभी रोमन एम्पायर बना। ऐसे एम्पायर बदलते बदलते बदलते, ये तो सर्कल होती है। और पावर आज जो अमेरिका के पास है उसको बदलते हुए आप देखेंगे वो चाइना की तरफ आ रहा है, गोल घूम रहा है ना चीजें। जी। और चाइना से भी होता हुआ भारत की तरफ आएगा। अभी कोई भारत तुरंत में 1-2 साल में सुपर पावर बनेगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। और 1-2 साल के अंदर कोई अमेरिका एकदम से खड्डे में जाएगा ऐसा भी नहीं होने वाला है। अमेरिका रहेगा बिल्कुल। दूसरे और तीसरे पोजीशन के लिए अभी भी उसका समय है। चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन चाइना के अंदर अपने समीकरण है कि वहां की पॉपुलेशन जो है, युवा पॉपुलेशन कम पड़ जाएगी। कुदरत उनके जो पैरामीटर्स के ऊपर थोड़ा संसाधनों पर प्रहार करेगी। जैसे आजकल आप देख रहे हो जल विप्लव, फ्लड्स चल रहे हैं, बर्फबारी होगी, प्लस जो हम कह रहे हैं नेचुरल कैलेमिटीज के अलावा बीमारियां वगैरह, वो भी एक पार्ट होगा। तो कुल मिलाकर के एकदम जीरो तो नहीं होगा अमेरिका, पर हाँ, जो वर्तमान में डोमिनेटिंग है विश्व के अंदर, व्यापार में अमेरिका का 16% है, इससे ज्यादा नहीं है। और डिफेंस के अंदर या कुछ सुप्रीमेसी जो कह सकते हैं उसके अंदर, और प्लस वो जो डॉलराइजेशन है, सब व्यापार के अंदर डॉलर प्रमुख करेंसी है, उसको तो चैलेंजेस दूसरे देशों ने दिए हैं। यहाँ तक कि हम भारत देश ने भी उसके सामने समांतर व्यवस्था खड़ी कर दी कि आप रुपए में अकाउंट खुलवा करके व्यापार कर सकते हो। तो ब्रिक्स करेंसी की बातें चल रही है। ये धीरे 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 अमेरिकन पूरे स्ट्रक्चर पर डेंट कर रही है, और ये डेंट आते आते आप देखोगे कि वो जब स्वरूप लेगा तो अपने आप सहज रूप से अमेरिका दूसरे नंबर पर और चाइना फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा।
यानी कि आपको भी इसमें सत्यता नजर आ रही है कि भविष्य में वर्ल्ड की जो पावर है वो कहीं ना कहीं वेस्ट से ईस्ट की ओर शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। अभी हो गई, अभी जो पिछले दिनों आपने मुलाकात देखी चाइना के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन की, जी। मोदी जी की और दुनिया के दूसरे 30 नेता उस जगह जमा हुए चाइना में, वो क्या था? एक शक्ति प्रदर्शन ही था। हम्म। और जिस तरह से भारत के साथ रूस और चाइना खड़े हुए, स्पेशली रूस तो हमारा परंपरागत मित्र देश है ही, तो भारत के साथ जिस तरह से खड़ा रहा है और भारत भी उनके साथ जिस तरह से खड़ा है, तो ये बता रहा है कि गठजोड़ दोस्ती क्या होती है, एक लॉन्ग टाइम जो विजन होता है। क्योंकि बहुत ही इमेच्योर, मुझे तो किसी ने बताया कि मेडिकल ग्राउंड पे ट्रम्प की तबीयत ठीक नहीं है। उनके वाइस प्रेसिडेंट से पूछा गया कि अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और अगर उनकी जीवन के क्षण समाप्त हो जाए तो आप प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा होगा नहीं, परंतु ऐसा अगर होता है तो आई एम प्रिपेयर्ड। अब राजनीति में अगर आप इस तरह का जब शब्द प्रयोग करते हो कि आई एम प्रिपेयर्ड, इसका मतलब यह है कि आपने सोच रखा है एक लॉबी ने कि ऐसा हो सकता है। तो कुछ मीडिया के जर्नल्स में या सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें भी चली। एक तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कुछ डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ट्रंप का। जी। और अगर मानसिक संतुलन मानो ठीक ना भी और शारीरिक संतुलन भी हम माने, एक तो उम्र तो हो चुकी है 80 के ऊपर की, तो कई निर्णय शरीर के आधार पर मानसिक बैलेंस को देखते हुए ठीक ना होने से हो सकता है कि चीजें काफी बदल जाएं। और अंदर अंदर, जिसको राजनीति का कूप कहते हैं ना, कई बार होता है। जॉन एफ कैनेडी को कैसे रास्ते से हटा दिया सीआईए या जी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन था। तो देश हित में हो सकता है कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं, और वो नियति है, वो परमात्मा की कॉस्मिक डिजाइन है जिसको मैं कहता हूँ। निमित्त कोई भी बन जाए, डिजाइन यही है, और ये डिजाइन होकर के रहेगी। आप समय को देखते जाइए। आपने अभी वैसे तो 3 सितंबर के बाद का समय बहुत ही क्रूशल बताया है ट्रम्प के लिए और कहीं ना कहीं उनकी जान पर खतरा है, इसकी भी आप सांकेतिक भविष्यवाणी कर चुके हैं। लेकिन इन भविष्यवाणियों के बीच क्या हम ये समझे कि अपना ये दूसरा कार्यकाल बतौर राष्ट्रपति पूरा नहीं कर पाएंगे? आई संभावना आई है। डाउट। हाँ हाँ। अभी ये चंद्र ग्रहण जाएगा ना 7 तारीख को, ये चंद्र ग्रहण, ये तो भारत में दिखेगा। जी। तो भारत में इसका असर चंद्र ग्रहण का हम इस तरह से लेते हैं कि पॉजिटिवली हमें जो जहां पर उसका प्रभाव है वहां वो प्रभाव दिखेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण जो है वो यूरोप और अमेरिका की तरफ जाएगा, हम्म। उसका असर भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है। आप इन दोनों ग्रहणों को देखोगे तो दोनों ग्रहण अपने आप में करीब करीब कहा जाता है कि 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ भी ग्रहण से है और अंत भी ग्रहण से है। जी। प्रारंभ है चंद्र ग्रहण से, अंत है सूर्य ग्रहण से। ऐसा हमेशा नहीं होता है। और कई इसमें चीजें हैं, जैसे शुरू शुरू में ही मैंने बताया था कि अ, वर्ष का जो मंत्री है या राजा है, प्लस शनि का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, उसमें जितनी गहराई से आप देखोगे चीजें होती हुई आपको दिखाई देती हैं। गुरु तो का ये दिशा ही संकेत भी दे रहे हैं। हम्म। हाँ बिल्कुल। और साथ साथ में आप देख रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो बारिश के बादल हिमालय क्रॉस करके कभी तिब्बत की तरफ नहीं गए, वो 35-40 साल के बाद इस तरफ हुआ है कि बारिश तिब्बत में भी हो रही है। तो अतिवृष्टि होना, बर्फबारी होना, मौसमों का बदल जाना, नदियों का रुख पंजाब में आप देख रहे हो क्या है, पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान के अंदर धरती कब। तो ये सब चीजें तो बोली हुई कि 2025 किसका होगा विनाश, मैंने इसमें जो चीजें लगभग लगभग वो चीजें आप देख रहे हो उसी स्पान में हो रही हैं। जी। और आने वाले समय के अंदर भी वो चीजें थोड़ा देर सवेर अपने इफेक्ट को लेकर के, क्योंकि जब हम कोई उपाय करते हैं, सपोज करो किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या हुआ है, तो अगर उसका उपाय यानी उसकी रेमेडी, उसकी मेडिसिन प्रॉपर डॉक्टर से होती है तो उसकी लाइफ एक्सटेंड होती है। ऐसा तो नहीं कि तुरंत मर जाएगा। तो जी। जब हमें पता है कि हमारी ग्रहचारी वगैरह कहीं पे खड्डे में है, उसका उपचार या उपाय हो रहा है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो क्या अमेरिका में प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है? ऐसी बात नहीं हो, अमेरिका में भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अमेरिका में परमात्मा का वजूद नहीं है? बिल्कुल है। तो परमात्मा तो निष्पक्ष होकर के प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं, और वो कर्म का भी जो है ना, कर्मा का खेल होता है, कर्म का अपनी जी। कैलकुलेशन है, वो भी अपनी जगह पे चलती है। तो वो चीजें थोड़ी बहुत इफेक्टिव इधर उधर हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एसईओ में जो हमने देखा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हो भी रहा है कि जो पावर है वो ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की ओर वेस्ट शिफ्ट से हो ईस्ट। रही है। लेकिन हम अगर रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहाँ पे तो भारत खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इतिहास में कभी भारत नॉर्थ कोरिया, जहाँ के
सुप्रिय लीडर है किम जोंग उन, उनके साथ कभी भारत की दोस्ती ना कभी भारत की दुश्मनी, इस तरह की कभी कोई बात सामने नहीं आई अब तक। क्या लगता है कि भविष्य, क्योंकि नॉर्थ कोरिया, मैं आपसे इसलिए पूछूं क्योंकि नॉर्थ कोरिया वो एक मजबूत कड़ी है जो रशिया और चाइना को आपस में जोड़ता भी है। अब जब एक नया फ्रंट बन रहा है तो उस पाले में अगर नॉर्थ कोरिया है तो उस पाले में क्या भविष्य में भारत जाएगा? राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, राजनीति में हम्म। कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जी। 1970 के दशक के बाद बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया। बांग्लादेश जो हमेशा भारत का एक छोटा सा अनुच्च देश बनकर के रहा पैरों में, उसके दुश्मन बनने में कितना समय लगा। कभी कभार आपने देखा मालदीव को हम पालते पोसते रहे, कभी विरुद्ध हो गया तो कितने समय में विरुद्ध हुआ, फिर दबाव से वापस आ जाती है ये सब चीजें। एक आध बार ऐसा हुआ कि श्रीलंका भी हमारे विरुद्ध चला गया था। जी। कभी कभी नेपाल भी थोड़ी बहुत नेपाल भी, आंख दिखा बिल्कुल। लेते है ना। तो परमानेंट कोई दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं, राजनीति में ये सब नहीं चलता है। अब हम सब बातें कर रहे हैं रशिया की, चाइना की, भारत की। आपको आश्चर्य नहीं लगा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी तो उसी समारोह में है? जी। अगर आप वीडियो देखोगे तो नॉर्थ कोरिया का जब सर्वे सर्वा साथ में चल रहा है तो उसमें मोदी जी नहीं है। मोदी जी तो भारत आ गए वापस, पीछे शरीफ चल रहा है उसकी। तो अमेरिका को चिंता होनी चाहिए कि ये किस तरह की नगरवधु है जो सबके साथ बैठ जाती है। पाकिस्तान किसके साथ भी बैठ जाता है ना। आप तो पैसे यही दो, हाल क्या कल को पाकिस्तान भारत का भी होगा? नहीं। भारत एक मजबूत व्यवस्था है। भारत की सबसे पहली बात, हमारी जो जनसंख्या है वो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है और मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ। वो हमारा एक बल है। अगर आप उसको फोर्स की तरह इस्तेमाल करो तो परचेसिंग पावर उस संख्या का होगा, तो युवाओं का हमारा वो शक्ति प्रदर्शन हो सकता है। तो भारत तो एक शक्ति है, प्लस भारत की इकोनॉमी भी जिस तरह से ग्रो कर रही है, ठीक है ना। वो महामूर्ख ट्रंप ने बोल दिया कि इट इज अ डेड इकोनॉमी, और दुर्भाग्य इस देश का कि इतना गंभीर अपोजिशन का लीडर भी उस चीज को आकर के बोल देता है। जी। इट शोज कि हमारे नेताओं का कॉमन सेंस कहां पर है। कॉमन सेंस नहीं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन भी कितनी गरीब है। आप अपनी ही मतलब भारत माता के पक्ष में बोलने की बजाय वो बोल रहे हो जो सत्य भी नहीं है। तो उत्तर कोरिया के लीडर से जो आपका प्रश्न था कि भाई उसमें भारत उस पाले में बैठ जाएगा, जब हमारी दोस्ती भी नहीं, दुश्मनी भी नहीं। हम कई बार नहीं समारोह में जाते हैं तो उसमें कई अनवांटेड लोग होते हैं हमारे, जिनसे हमारा बोलचाल नहीं होता, तो उसकी वजह से हम थोड़ी वो समारोह छोड़ के आ जाते हैं। और भविष्य के समीकरण क्या, वहां पे नेता चेंज हो जाए, वहां की सिस्टम बदल जाए, यू नेवर नो। परिवर्तन जीवन का नियम है, हो सकता है। और हमने कहा वफादारी के सारे सबूत लिख करके अमेरिका को दिए हैं कि जिससे तुम्हारी दुश्मनी होगी हम वो दुश्मनियां पालते रहेंगे। हम औरों की दुश्मनियों को क्यों गले लगा के बैठेंगे। जी। अमेरिका का दोस्त है पाकिस्तान, लेकिन हमारा दोस्त नहीं है। तुर्की कभी हमारा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उसने पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव दिखाया तो तुर्की गलत जगह पे चला गया। आज अजरबैजान और दूसरी जो समीकरण आप देखते हो मोदी जी ने वहां एससीओ में किया, तो वो परिवर्तन दिखाता है कि नहीं, हमें हमारी पक्ष को मजबूत रखने के लिए हमारी पॉलिसी है राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए भारत सर्वोपरि है, हमारे भारतीय हित सर्वोपरि है। तो भारत के हित जहां भी होंगे हमें वो कार्य कर लेना चाहिए, चाहे वो उत्तर कोरिया के साथ भी बैठना पड़े तो बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि परिवर्तन प्रकृति का सबसे बड़ा नियम रहा है और इसी परिवर्तन के बीच सबसे बड़ा परिवर्तन लोग कह रहे हैं कि ग्रहण के बाद देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण और जैसे कि आपने बताया सूर्य ग्रहण, दोनों ही पितृपक्ष की शुरुआत से और समाप्ति में। और कहा तो जा रहा है कि दोनों ग्रहण 15 दिनों में जो पड़ा है, इससे पहले भी इसी साल कुछ ऐसी ही घटनाएं, दो ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अभी पड़ चुके हैं। दूसरी बार हो रहा है ये, और इतिहास में पहली दफ़ा 2025 इतना कह सकते हैं कि विचित्र साल नज़र आ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो ग्रहण इस बार दिखेगा, चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, और इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है, तो आप मुझे और मेरे दर्शकों को बताइए कि इसका क्या प्रभाव हम लोगों के जीवन पर पड़ेगा, विश्व पटल पर पड़ेगा, भारतीय राजनीति पे पड़ेगा, और देश हित से जुड़ा या देश के विरुद्ध इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? नहीं देखो, एक बात तो विज्ञान का भी हम थोड़ा सा सम्मान करें कि ये खगोलीय घटना है, जी। ठीक है ना। धरती में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि कोई ग्रहण हो रहा है। ग्रहण होते रहते हैं और पिछले साल भी ग्रहण थे और हर साल 4 बार ग्रहण होते हैं, ठीक। अब उन ग्रहणों को
अलग अलग पैरामीटर्स पे जब हम देखते हैं कि ये साइंटिफिक अप्रोच है, वैज्ञानिक है, और ये आध्यात्मिक है, ये धार्मिक है, उसके अलग अलग आयाम हैं। जी। तो ज्योतिष या उसे संबंधित ये जो विद्या है उसमें ग्रहण की गणना होती है, ये बात सच है। महाभारत काल के अंदर भी ग्रहण का उल्लेख आता है, हम्म। तो उसके फिर इम्पैक्ट्स भी हमें पता है। सूर्य ग्रहण भी हमेशा आता रहेगा, चंद्र ग्रहण भी आता है, लेकिन ये वाला जो मतलब 15 दिन के अंदर पितृपक्ष से है, ये कॉमन चीज नहीं है, ये बात तो ठीक। 2025, 26, 27 अभी तो ये प्रारंभ है, और ये प्रारंभ में जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ये सारी मौसम की आपने मार झेल ली, पूरे उत्तर भारत के अंदर जल ही जल दिखता है, जल प्रलय है। आने वाले समय के अंदर आप देखोगे कि अर्थक्वेक्स अपना काफी मतलब दिखाएंगे प्रभाव। डिजीज की है तो 25, 26, 27 जो कहा गया है वो अपने अपने जगह पे वो चीजें रहेगी, पर क्या हमें इन चीजों से डर जाना है या अपने आप को आध्यात्मिक तरीके से मजबूत बना करके आगे निकलना है? तो मैं कहता हूं कि हर चीज के लिए अगर बीमारी है तो उसकी दवा भी है, जी। और वो दवा भी सामने ही है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म के अंतर्गत बहुत इसके उपाय बताते हैं, और मैं कहता हूं कि धर्म से लगे रहोगे, धर्म की शरण में रहोगे तो ठीक है। और तलवार वाला जो घाव है वो सुई जितना लग के निकल जाता है, नुकसान तो होगा बट वो बहुत मिनिमाइज होता है। भारत का अध्यात्म जो है वही उसकी ताकत है, वही उसकी शक्ति है। हम विज्ञान में भी ठीक अपने जितना प्रोपोर्शनेट है उतना है, और विश्व में भी जो वर्तमान में हम कंपटीशन में सबसे मटेरियलिस्टिकली कंपटीशन में है वो भी ठीक है, लेकिन अध्यात्म हमारी ताकत है। और मुझे लगता है कि विश्व में भी आज अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक हुआ तो सबसे पहले जो राहत सामग्री भारत ने भेजी, बिल्कुल। है ना। भारत सब जगह, यहाँ तक कि तुर्की में भी पिछले साल जब हुआ था तो भारत ने ही सबसे पहले राहत सामग्री भेजी थी। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि वो इस तरह के लोग हैं कि इनको अपना किया हुआ भला भी याद नहीं रहता है, उतनी भी अगर ना हो तो फिर भी हम हमारा स्वभाव है, भारत देश का ये स्वभाव है कि हम तो नेकी करेंगे, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये दो ग्रहण भले विश्व के लिए कितने खतरनाक हो सकते हो, पर भारत उपमहाद्वीप के लिए इनका जो इम्पैक्ट है वो कंपेयर टू यूरोप और अमेरिका कम होगा। लेकिन यूरोप के लिए खतरे की घंटी है, अमेरिका के लिए तो बिल्कुल खतरे की घंटी है। यानी कि अन्य मुल्कों की तुलना में भारत पर इसका उतना नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, आपका ये कहना है साफ। जी बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, और आपको क्या लगता है, हमने देखा कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो अभियान यात्रा निकाली थी तब उसका फ़ायदा उन्हें कितना हुआ, और अब जो उनकी अभी जो यात्रा निकली है बिहार के सासाराम से, वोटर अधिकार यात्रा, जिसका समापन भी हो चुका है, लेकिन इस यात्रा का फ़ायदा उन्हें हो पाएगा? और फ़ायदा इसलिए पूछ रही हूँ, फ़ायदा होगा नुकसान होगा क्योंकि उन्हीं के इस यात्रा में कांग्रेस के मंच से ही पीएम मोदी जी की माँ के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए। और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि बार बार ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस खेमे की तरफ से ही पीएम मोदी को गालियां पड़ती हैं, पीएम मोदी को नीच आदमी कहा जाता है, गंदी नाली का कीड़ा कहा जाता है, चाय वाला बोला जाता है, धुतकारा जाता है। देखो, हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कुछ गलियां बदनाम होती हैं, तो वहां से जब गुजरते हैं तो घर वाले जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा कहते हैं थोड़ा संभाल के जाना, उस गली वाले लोग ठीक नहीं है। टू व्हीलर भी ले जा रहे हो तो देखना, स्पीड वगैरह कहीं पे भिड़ भी जाओ तो तुम निकल लेना, पर तुम्हें उनसे झगड़ा नहीं करना है। तो जो चीज हमारे व्यवहार में परमानेंट आ जाए, कांग्रेस के व्यवहार में पिछले 10-15 साल से आप देखेंगे एरोगेंस है, आक्रामकता है। और आप उसको एक चीज मैं बहुत ईमानदारी से कहूं, वो दुनिया भर की चीजों की बातें करेंगे, लेकिन आप कभी भी उनके मुंह से सनातन की महिमा मंडित करने वाले वाक्य नहीं सुनोगे। राम मंदिर के दर्शन करने वो नहीं जाएंगे, ठीक है। कहीं पर कोई धार्मिक कार्य होगा तो वो उसका विरोध करेंगे। उनकी सरकारें जहाँ राज्यों में हैं वहां मंदिर तोड़े जाएंगे तो उसका वो विरोध नहीं करेंगे। दिल्ली में कहीं माइनॉरिटी की झोपड़पट्टी टूटती है तो वहां वो खड़े हो जाएंगे। तो ये उनका माइंडसेट दिखता है। तो भारत देश के अंदर 2014 से ये बात माननी पड़ेगी कि हिंदू या सनातनी अपने आप में स्वाभिमान से खड़ा हुआ है। तो वो किस वजह से खड़ा हो पाया है? वो हुआ है मोदी सरकार या मोदी की वजह से, ये मानना पड़ेगा हमें। ये सामान्य हिंदू मानता है कि हमारे स्वाभिमान में मोदी सरकार, मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर हिंदू को गाली देनी है तो आप उसके लीडर को गाली दो,
तो हिंदुओं का लीडर कौन? तो मोदी। हम्म, और मोदी जी को अगर उकसाना हो तो सबसे ज्यादा इमोशनल हमारे जीवन में जो भावनात्मक संबंध होता है वो माँ से होता है। तो किसी को अगर उकसाना हो तो नहीं, हम बम्बई के लोकल ट्रेनों में जाते हैं तो घटियापन की जब लड़ाई होती है तो माँ बहन की गाली होती है। जी। तो ये चरित्र दिखा रहा है, जो भी ये कर रहा है वो अपना चरित्र दिखा रहा है। कोई राहुल गांधी ने गाली दी है ये नहीं, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी से बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर वो सोबरनेस और थोड़ी मैच्योरिटी होती तो पब्लिकली आकर के वो माफी मांग लेते कि नहीं गलती है, ये गलत है। ऐसा गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं कि गलत है तो है। और वो ये भी कह सकते हैं कि भाई देखो मैंने तो नहीं दिया, पर पार्टी के जिस भी व्यक्ति ने दिया हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये शर्मनाक हरकत है। पर राहुल गांधी के अंदर एक एरोगेंस है, वो एंटी हिंदू है। उनके व्यवहार को आप देखोगे, उसके कलाकृत्यों को देखोगे आप, वो हिंदुओं के पक्ष में बहुत कम खड़े रहते हैं। और ये कारण रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे, उनकी कोटरी उनको बता ही नहीं रही है कि भाई आप जो थोड़ा बहुत पिछड़ रहे हो ना 10-15% वोट से, वो पिछड़ी इसके लिए रहे हो कि आप बिल्कुल एंटी हिंदू स्टैंड लेके बैठे हुए हो। अगर वो न्यूट्रल भी हो जाए ना, हिंदुओं के प्रति न्यूट्रल हो जाए, मैं नहीं कहता हूं पक्ष में बैठे, न्यूट्रल भी हो जाए तो बहुत अच्छी मार्जिन अपनी बढ़ा सकते हैं। ये जो 99 पे खड़े हैं वो 99 से आगे बढ़ सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे इस तरह की बातें करना, हिंदुओं के स्वाभिमान पे चोट करना, तो हिंदू आहत अब तो जाग चुका है, तो उस पार्टी के फिर वो पक्ष में वोट नहीं करता। तो जो दूरांदेशी वाला नेता होता है उसको समझना चाहिए कि हम जब झुकते हैं तो झुकने से हम मर नहीं जाते हैं, झुकने से हम बड़े हो जाते हैं कि नहीं गलती है तो है, स्वीकार कर लेना चाहिए। और नैतिकता के आधार पर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के लीडर हैं, तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। और नहीं मांगना मतलब एरोगेंस है, और राहुल एरोगेंस का जी, कोई इस देश में नहीं इलाज। जी। राहुल गांधी जी के संदर्भ में ज्योतिष की जानकारी ये दावा करे कि अगर राहुल गांधी राजनीति से हटकर आध्यात्म के क्षेत्र में जाएंगे तो नए इतिहास रचेंगे। जो वो राजनीति में अब तक नहीं कर पाए इंडियन पॉलिटिक्स में, उससे बेहतर, उससे अच्छा, कुछ नया, कुछ ऐतिहासिक अगर कुछ कर पाएंगे तो आध्यात्म के रास्ते, सनातन के क्षेत्र में, मुझे लगता सनातन है के मार्ग सितंबर पर। महीने, आप सितंबर महीने का मेरा सबसे बढ़िया जोक सुना रहे हो। ये बहुत अच्छा चुटकुला है। अध्यात्म में राहुल गांधी है, राहुल गांधी को आप एक बार खड़े होके बोलो हनुमान चालीसा बोल के दिखाओ। हम्म, अध्यात्म तो बहुत बड़ी चीज है, और उसकी कोई रूट्स भी हो कि ना हो, कहां से स्टार्ट करोगे? उनके परदादा परनाना से नेहरू जी को अध्यात्म पता था? नेहरू कोई आध्यात्मिक व्यक्ति थे? फिरोज गांधी अध्यात्म से जुड़े हुए थे? इंदिरा गांधी अध्यात्म से जुड़ी हुई होती तो गौ भक्तों पर गोलियां चलवाती। राजीव गांधी अगर इतने आध्यात्मिक व्यक्ति होते तो उनके बाकी के कर्मकांड क्रिश्चियन मिशनरीज के चर्चेस में होते। नहीं, कौन सी लाइन से आपको, कौन से एंगल से लग रहा है वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं? बाहर शर्ट के बाहर जनेऊ पहनने से आध्यात्मिक व्यक्ति लगे आपको? तो मुझे नहीं पता कि इस तरह की अफवाहें या इस तरह के स्टेटमेंट कौन दे रहा है कि वो अध्यात्म में काफी झंडे गाड़ेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति इतना हल्का नहीं होता है, पहली बात। जी। वो उसकी दृष्टि समभाव से होती है। हमारे शरीर पर हिंदू वस्त्र होने के बावजूद भी आप कभी ये नहीं देखोगे कि हम पब्लिक में खड़े होकर के किसी अन्य धर्म को गाली देते हो, ये शोभा नहीं देता। आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर गहराई होती है, आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर एक संवेदना होती है औरों के लिए। उसके लिए सिर्फ माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज नहीं होती है, वोटिंग के कार्ड्स दिखने वाले लोग नहीं होते, पूरी मानवता होती है। तो हो सकता है वो ह्यूमन बीइंग अच्छे हों, नो डाउट वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, पर अच्छा इंसान होना और एक अच्छा आध्यात्मिक इंसान होना, दोनों में बहुत अंतर है। तो यस, आई एग्री कि वो बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, मुझे वो भी पता नहीं है कि हैं कि नहीं, हो सकते हैं। पर वो आध्यात्मिक, मेरे देखे आध्यात्मिक व्यक्ति कहीं से भी मुझे दिखाई नहीं देते हैं, कहीं से भी दिखाई नहीं देते हैं। भाजपा का तो इतिहास रहा है कि उसको कितने अच्छे एक आध्यात्मिक सोच वाले, बहुत ही सनातन की मानसिकता वाले बड़े बड़े लीडर्स मिले हैं। और उसमें आप पीएम मोदी ही नहीं, बहुत सारे नेताओं को हम गिन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा क्या कांग्रेस को भी मिलेगा भविष्य में? कांग्रेस का नेतृत्व क्या किसी सनातनी के हाथ में, जो सनातन की गहराइयों से बहुत डीपली जुड़ा हो? भविष्य में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप कहते हैं ना कि परिवर्तन ही नियति का नियम नहीं, है। कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी एक अलग उसका कैरेक्टर होता है, लेकिन पार्टी के अंदर जो बाकी सदस्य होते हैं उनमें बहुत अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं कांग्रेस में, बहुत अच्छे अच्छे लोग। अभी जो वर्तमान में भाजपा में है आरिफ मोहम्मद खान,
वो कांग्रेस के प्रोडक्ट है, बेसिकली कांग्रेस के थे वो। हम्म, कांग्रेस में मैं एक एक नाम अगर लूंगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कांग्रेस के नहीं आप कहोगे? जी। ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कांग्रेस के नहीं कहोगे? तो हम्म, एक कांग्रेस ये हो गई है कि इंदिरा जी के बाद वाली कांग्रेस जो थी वो डीरेल हो गई। बाकी कांग्रेस में अच्छे हिंदूवादी नेता थे और उन्होंने हिंदुत्व की मतलब काफी बातों को जो अपने जीवन में चरितार्थ करके भी दिखाया। मदन मोहन मालवीय जी जो है, इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा किया, वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। मतलब मैं कहता हूं कि हिंदुओं का हित देखने वाले बेसिकली कांग्रेस से ही थे। पहले कोई भाजपा वाजप तो अभी आई है पार्टी ना, जी। कितने साल से। और अगर आप देखोगे और थोड़ा, जब हम्म, 100 वर्ष हो रहे हैं आरएसएस के, तो मैं आपको बताऊं डॉक्टर हेडगेवार जी जो प्रारंभ है उनका कांग्रेस से। जी। फिर जब लगता है कि महात्मा गांधी तुष्टीकरण की नीति पे आ गए हैं, तब हेडगेवार जी हिंदुओं के हित के लिए अलग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि कांग्रेस के अंदर हिंदूवादी, मैं कहता हूं कि हिंदूवादी थे ही पहले सारे कांग्रेस में। लेकिन धीरे भविष्य में धीरे मिलेंगे? करते हुए भविष्य में कांग्रेस रहेगी तो मिल जाएंगे, लेकिन कांग्रेस भविष्य में रहे तब तो। कांग्रेस मुक्त भारत का आप भविष्य बता रहे हैं हमें? कांग्रेस मुक्त भारत नहीं भी हुआ तो कम से कम कांग्रेस अलग अलग कट कट के छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगी। हम्म, क्योंकि एक लिमिट तक जो राजनीतिक होते हैं ना, वो एक लिमिट तक तो पावर के बिना रह सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन के बिना आप पानी के अंदर थोड़ी देर रह सकते हो, लेकिन बाद में आपको ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। जी। तो जो प्योर ब्रीड के होते हैं ना राजनीतिक, वो पावर के बिना जी नहीं सकते हैं। और कांग्रेस पिछले 10 साल से बिना पावर के है। इसलिए उनके कई नेता जो भाजपा में आए, आपने देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्यों आए वहां पर। उनके लिए भाजपा कोई बहुत अच्छी हो गई है ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो पावर के बिना नहीं जी पाएंगे। जी। पावर में जीने के लिए उनको इधर आना ही पड़ेगा। हम्म, तो कुछ समय के बाद जब उनको लगेगा कि कांग्रेस कहीं पे कुछ विशेष नहीं कर पा रही है सिवाय कुछ स्थानीय चुनाव या स्टेट एक आध छोड़ करके, तो बड़े बड़े नेता माइग्रेट करके इस तरफ आ गए। प्रमोद कृष्णन के आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस के इधर आ गए। जी। तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी है वहां पर, अभी भी, लेकिन उनको वो आने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमारे देखे आध्यात्मिक व्यक्ति आप हमेशा सनातन से जोड़ करके देखते हो, जी। और सनातनी उनको पसंद नहीं है। राहुल गांधी और गैंग जो है वो पूरी, उसको सनातनी पसंद नहीं है। वो वही तो उनके दिमाग की तो वो पूरी क्रिएशन थी ना। सेफ्रन टेररिज्म किसका क्रिएशन है? उसी पार्टी का ही क्रिएशन है। तो आप उनका माइंडसेट समझ लो। बिल्कुल। चलिए, इन सब के बीच जब बात की जाए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात करें, तो फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है, जो एक लंबे समय से पिछले 11 वर्षों से चल रहा है, अब जो बयान आया है वो यही आया है जिसकी रूस की तरफ से कहा गया है कि या तो मॉस्को आइए बातचीत करने के लिए, अन्यथा फिर ताकत के बल पर इस युद्ध को ख़त्म किया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और काफ़ी मंचों पर कहा जा रहा है कि अब इस तरह के आसार नज़र आ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब जाके ख़त्म हो पाए। आपको क्या लगता है? क्योंकि आप सदैव से 2025 की स्टार्टिंग से पहले ही 1000 दिनों की बर्बादी, विनाश की भविष्यवाणी आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो उसी 1000 दिनों के विनाश की भविष्यवाणी में रूस और यूक्रेन यूक्रेन। का भविष्य क्या कहता है? जंग? कविता जी, मैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से ही हमेशा पहले अपनी बात को रखता हूं। हम्म, अभी कल ही का तो समाचार है 2 सितंबर कि फ्रांस ने कह दिया है कि अस्पतालें तैयार रखो, है ना, जी। सोल्जर्स के लिए। नाटो के भी सोल्जर्स आ सकते हैं, विदेशी सोल्जर्स भी आ सकते हैं। हम्म, अगर दुनिया में सब अच्छा अच्छा हो रहा है तो फिर फ्रांस को ये बोलने की जरूरत क्या है? उसके पहले यूके ने बोल दिया था कि अपनी अस्पतालों को सुसज्ज रखो, सैनिक आ सकते हैं। जी। उसी यूरोप से अन्य देश कह रहे हैं कि हम लोगों को युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, रशिया कभी भी यूरोप पर आ सकता है आक्रमण के स्वरूप में। तो जब रशिया यूरोप तक आ जाएगा तो उसमें यूक्रेन कहां पड़ता है? जब भारत पाकिस्तान को क्रॉस करके अफगानिस्तान तक पहुंच ही जाएगा तो फिर पाकिस्तान का अस्तित्व तो मिट ही गया। जी। तो यूक्रेन अपने आप में मिट गया। यूक्रेन को वो तो बिल्कुल हथिया ले लेगा। हम्म, क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जेलेंस्की, मतलब कहा जाता है कि कई बार उनको टेबल टॉक के लिए जब बिठाया गया तो 2-3 बार वही टेबल छोड़ के गए हैं। रशिया ने भी उनको चांस दिया।
जी। और जो भी मैच्योर्ड है, जो भी मुझे लगता है कि गंभीर है, वो नहीं चाहेगा कि ह्यूमन लाइफ्स की मतलब मृत्यु से नुकसान हो या जान माल का ज्यादा नुकसान हो। रशिया को जितना लेना था उसने ले लिया और उसके बाद टेबल टॉक के लिए अभी भी जब जेलेंस्की वहां पर गए ट्रम्प के साथ बात करने के लिए, हम्म। तो मैंने मीडिया के माध्यम से ही बता रहा हूं, एक वो मैप लेके गए थे और बताया कि रशिया ने इतनी इतनी जमीनें हमारी कब्जे कर रखी हैं और ये जो बचा हुआ है ये इतना यूक्रेन है। तो ट्रंप ने उनको दूसरा मैप दिया, बोले अब जो मैं मैप दे रहा हूं ना, आपको उतना यूक्रेन स्वीकार कर लेना है। अगर वो स्वीकार कर लेते तो युद्ध उसी वक्त समाप्त हो जाता, लेकिन वो जेलेंस्की जिद पे है कि नहीं, जो हम गंवा चुके हैं वो भी हमें चाहिए, जी। प्लस यहां से रशिया वापस हो जाए, प्लस नाटो उसको सिक्योरिटी दे। ये हम्म। लड़ाई सिर्फ एक्सटेंड ही इसीलिए हो गई है क्योंकि यूरोप के देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट हटा दें तो यूक्रेन की अपनी ताकत नहीं है कि वो रशिया के सामने खड़ा हो सके। जी। और फिर कुछ उसकी जो कूटनीतिक मतलब ऐसी चालें चली जिसमें जर्मनी की सप्लाई लाइन जो गैस पाइप की हो रही थी उसमें ब्लास्ट करके जर्मनी को युद्ध के दूसरे पक्ष में वो ले गए। तो ये उनकी आंतरिक राजनीति भी यूरोप की काम कर गई। हम मानते हैं कि सारे गोरे एक होते हैं, ऐसा नहीं है, गोरे गोरे में भी अंतर है, अमेरिकन ब्रिटेन में भी फर्क है, अमेरिका के गोरी चमड़ी और यूरोप की गोरी चमड़ी में भी फर्क है, और उनके आपसी अंदर झगड़े होते हैं, उनके आपसी अंदर कई मतभेद होते हैं, ये आपने पिछली बार देखा भी। तो कुल मिलाकर के जब फ्रांस ये कहता है कि आप तैयार रहो, सोल्जर आने वाले हैं, इसका मतलब फ्रांस को ये आभास हो गया है कि यूक्रेन को कुछ ही समय में रशिया हाथ में लेकर के यूरोप की तरफ अटैक करेगा और ये होना है। जी। और यही मैंने जो बताया कि 26-27 में जो विश्व का वॉर जोन बन रहा है वो यूरोप से बन रहा है। बिल्कुल। आपने भी एक सांकेतिक भविष्यवाणी की है, युद्ध का माहौल बनता हुआ। लेकिन इन सब के बीच अब जब देखिए इसी महीने, हालांकि मैं पीएम मोदी जी के जन्मदिन को लेकर आपसे कई दफ़ा पूछ चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर अब जो कि अभी हाल ही में जो नया जीएसटी स्लैब जो लागू होने वाला है वो पीएम मोदी के जन्मदिन से के बाद ही होगा, 22 सितंबर से। और नई सौगात है सरकार द्वारा जो दी गई है जीएसटी स्लैब में, जो दो नई दरें जो लागू की गई हैं, स्लैब कम किए गए हैं। तो ये नई सौगात देश की जनता के लिए पीएम मोदी के जन्मदिन के बाद, तो ये जो एक नई सौगात है ये पीएम मोदी के इस आने वाले नव वर्ष के लिए, उनकी ज़िंदगी के नव वर्ष के लिए कैसा रहेगा? जीएसटी वाली काउंसिल का जो ये डिसीजन है ये तो एक्चुअली ट्रम्प के सैंक्शंस या टैरिफ से पहले ही इसका हम्म। मतलब खाका आ चुका था कि ऐसी मीटिंग्स चल रही है और ऐसा कुछ परिवर्तन होगा, और उनकी तारीखें भी लगभग फिक्स हैं। 22 सितंबर को आप जोड़ सकते हो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से, परंतु ये जीएसटी के कट होने से भारत की आंतरिक जो अर्थव्यवस्था है वो और अच्छी मजबूत हो जाएगी। और जो टैरिफ हमें अमेरिकन टैरिफ का मुकाबला करना पड़ रहा है 50%, तो जो प्रोडक्ट्स मानो कि हम नहीं एक्सपोर्ट कर पाए कुछ, तो भारत के लिए लोकल मार्केट उसकी ओपन हो जाएगी क्योंकि आपने उसका टैरिफ कम कर दिया है। आपने देखा कई टैरिफ ऐसे हैं जिनको 22% से हटा करके 12%, 15%, 8% वाला स्लैब, मतलब कॉमन स्लैब कर दिया है, 5%, जी। 22, ऐसे उससे बहुत फर्क पड़ेगा। सीमेंट सस्ता हो गया है, मतलब टैरिफ जीएसटी के माध्यम से 10% के आसपास का मुझे लगता है जीएसटी कम हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम देगा। और हर एक इंडस्ट्री, हम जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो एक का दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होता ही है, तो वो फिर मल्टीपल उसके इफेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, और फिर वो चक्र चलने लगता है तो देश की इकोनॉमी अपने आप बढ़ने लगती है। जैसे मानो कि 1 रुपया हमने किसी को खर्च करने के लिए दिया, तो 1 रुपया जब वो खर्च करता है तो वो 1 रुपया खर्च करके दुकानदार को देता है, दुकानदार जाएगा तो वो आगे फिर खर्च करेगा, वो जिसने जिसको दिया, इस तरह से ऐसा माना जाता है कि 1 रुपए का एक दिन में 8 इफेक्ट होते हैं, 8 टाइम्स। तो इकोनॉमी में जितना आप स्पेंड करते हो, खर्चा करते हो, इकोनॉमी उतनी मजबूत बनती है। और ये जीएसटी कम करना, यस, उस दिशा में बहुत अच्छा एक कदम है और ये पहले हो जाना चाहिए था एक्चुअली तो, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी इसमें काफी कुछ सुधार होने की गुंजाइश है। मैं मानता हूं कि अगर अच्छे इकोनॉमिस्ट हों जी। और उस पर विचार करें तो हम बहुत अच्छे अपने देश के लिए इसका खाका और तैयार कर सकते हैं। रहा प्रश्न आपका कि मोदी जी का वर्ष, मोदी जी का वर्ष तो देखो ऐसा है कि कभी सब दिन रहे होत न एक समान,
विरोधी वही रहने वाले हैं, राजनीति वही रहने वाली है, संसद वही रहेगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद वही रहने वाले हैं, जी राष्ट्र के लक्ष्य वही रहने वाले हैं, स्वास्थ्य को लगती हुई चिंताएं वही आने वाली हैं, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और भी टेंशन्स बढ़ेंगे। मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं कि कोई बहुत सब कुछ सॉफ्ट चीज हो जाएगी, सब कुछ मुलायम हो जाएगा या मलमल के रोड हो जाएंगे। उल्टा मैं देखता हूं कि उनका दायित्व और उनकी जवाबदारी और उनकी जो गंभीरता है और बढ़ने का समय आ रहा है, उनकी परिपक्वता ज्यादा दिखाने का ये समय आ रहा है, उनके लाइफ में चैलेंजिंग समय आ रहा है। और उनके स्वास्थ्य को लगते हुए हम देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर से लेकर के अगले साल तक भी थोड़ा बहुत आप देखेंगे, जो वो कहते हैं ना कि मैं छुट्टी नहीं लेता, हो सकता है मोदी जी को स्वास्थ्य लाभ के लिए थोड़ा सा छुट्टी भी लेना पड़ जाए। हमारी प्रार्थना है कि ऐसा उनका स्वास्थ्य बना रहे, जी लेकिन कुछ चीजें हैं जो स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ेगा। बाकी तो उनका जो जीवन है वो त्याग और तपस्या में है, तो वो बाहरी आवरण पर जरूर असर कर सकता है, बाहरी आवरण पर भीतर में उनका जो आत्मबल है वो तो बढ़िया है, श्रेष्ठ है, और देश को उसका लाभ मिलेगा भी। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी ऊंची कामयाबी के लिए वो बिल्कुल, हमेशा प्रार्थना तो प्रत्येक भारतीय करता ही है उनके लिए। और जन्मदिन के दिन ही वो बिहार के गया में जाएंगे अपनी माता जी का पिंडदान करने के लिए विष्णुपद मंदिर में। तो पितृ पितृपक्ष है, और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, आपने बताया था कि ग्रहण की शुरुआत और समाप्ति पितृपक्ष के दौरान ही हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गया का पिंडदान और पितरों का तर्पण, इनका क्या महत्व है? गया का पिंडदान और पितरों का तर्पण तो ठीक पुराण में काफी कुछ उस चीज को लिखा गया है, लेकिन क्योंकि वो गया राम को जी से चुनना क्या राजनीति नहीं है पीएम मोदी की, ये बिहार को लेकर? मैं उसी पे ही आ रहा हूं कि मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री जी की माताश्री जो स्वर्गवास हो चुका है, उनको उस भूमि से गाली दी गई है, तो बिहार के जनमानस के लिए ये प्रायश्चित का समय है कि वो अपने अपने स्थानों से वो पिंडदान में मानसिक रीत से जुड़े, एक संकेत जाए कि अब ऐसे लोगों को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे जो इतनी ऊंची राजनीति करते हों, कि व्यक्ति का व्यक्ति से विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का जो उस धरती पे नहीं है, जिसका कोई राजनीति से संबंध नहीं है, उस माँ को गाली देना ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बिहार के लोगों के लिए भी प्रायश्चित का समय है, वो प्रायश्चित में खड़े रहें, फिर वो चाहे जल से ही तर्पण करें, पर यस अन्याय ना होने दें, अधर्म ना होने दें, क्योंकि अंतर्गोतवा परमात्मा न्याय करने वाले हैं। तो उसमें ये इसको राजनीति से जोड़ करके देखने वाले देख भी सकते हैं, पर मैं इसमें कोई गलत नहीं देखता हूँ। ठीक है, सामने वाला जिस नीति से चल रहा है वो कुटिल नीति से, सामने अपोजिशन वालों की कुटिल नीति है, और ये राजनीति है, राज्य की नीति है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक ही है, जो स्टेप है होना चाहिए। इसी प्रायश्चित के बीच क्या लगता है आपको, आपकी बार बिहार किसे चुनेगा? ज्योतिष के गणनाओं के अनुसार बीजेपी अपने स्कोर को तो पहुंच जाएगी, पर ऐसा कुछ विश्लेषण बताते हैं कि अगर हम नीतीश कुमार जी को मुख्य चेहरा बना करके आगे रखेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। एक ऐसा भी विश्लेषण है कि प्रशांत जी जो हैं, प्रशांत कुमार जी, प्रशांत किशोर जी, जी, प्रशांत वो किशोर। हो सकता है कि किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। जी कुछ सीट्स वो ऐसी ले सकते हैं जिसमें, अगर मैं समीकरण या हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, ऐसा भविष्य में होगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर इसको थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण से समझ लेना कि भाजपा अपने हिस्से की करीब करीब मानो कि 100 सीट जीत ले, 90 से 100 सीट भाजपा जीत गई, और वहां जितनी सीट सरकार बनाने के लिए है, जी और वो नीतीश कुमार मानो कि बार्गेनिंग में ज्यादा बैठ जाते हैं और उतनी सीट प्रशांत कुमार ला लेते हैं, और प्रशांत कुमार जी अगर कह दें कि भाजपा के साथ मैं बैठ करके सरकार, स्थायी सरकार और स्थायी व्यक्ति देने में समर्थन करता हूं, और मुख्यमंत्री का चेहरा कोई युवा हो, तो ये बहुत संभावनाएं बनती है कि प्रशांत कुमार जी जो हैं, प्रशांत किशोर जी, वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, और हो सकता है नीतीश कुमार थोड़े इधर उधर हो जाए। राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो बीजेपी अपना ऐसा कर लेगी कवर, लेकिन आई डाउट कि नीतीश कुमार अपने परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे उतनी ही रेट पर, उतना नहीं रेट कर पाएंगे। डेंट लगा रहे हैं इस समय प्रशांत किशोर जी, डेंट लगा रहे हैं बिहार के अंदर।
तो वो समीकरण बदल जाएंगे। फिर भी आने वाले 1-2 महीने के अंदर काफी कुछ क्लियर हो जाएगी चीजें, क्योंकि मैंने कहा ना कि राजनीति में तो हर दिन नई डेवलपमेंट्स होती हैं। बिल्कुल सर। सर बस जाते जाते वापस मैं बस चंद्र ग्रहण पे आना चाहूँगी। बस मन में एक सवाल था कि चंद्र ग्रहण तो वैसे आपने बता दिया है कि उतना एक नकारात्मक प्रभाव भारत में उतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शनि की राशि यानी कि कुंभ में अब की बार चंद्र ग्रहण ये पड़ रहा है ज्योतिष दृष्टि से। और शनि के बारे में आपने भी कई बार धर्म ज्ञान पे डिस्कस किया, दंडाधिकारी शनि का दंड तो भुगतना ही पड़ता है, कर्मों के दाता हैं। तो क्या कुछ परिवर्तन न्यायिक जो न्यायिक व्यवस्था में या लॉ एंड ऑर्डर में देखने को मिल सकता है? ना बिल्कुल। ये तो पहले ही मैं कह चुका हूं कि जुडिशरी के अंदर आप कई डिसीशंस देखोगे जो विवादास्पद हो सकते हैं, और आने वाले समय के अंदर नवंबर दिसंबर दिवाली के आसपास आप देखोगे, हो सकता है किसान आंदोलन हो या सरकारी बैंकिंग सेक्टर के या ट्रांसपोर्ट के आंदोलन स्वरूप ले सकते हैं। आप ये भी देखोगे कि विश्व के राजनीति पर हम भले बोलें कि डीप स्टेट के अंतर्गत अपोजिशन के लीडर्स यूज होकर के केंद्र में बैठी सरकार को हिलाने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास होंगे। आप इसमें और असर देखोगे ग्रहण के कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अंदर से कुछ नेता मुखर होकर के भी हिम्मत करेंगे कि जो मोदी के विरुद्ध में कोई आवाज बाहर ला सके। प्लस ये जो समय है थोड़ा सा केंद्र सरकार के मतलब विरोध में हो सकता है, देश के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन वगैरह आए और उसके लिए फोर्सेस को भी उतारना पड़े। तो ये चीजें तो दिख रही है, नवंबर दिसंबर के आसपास ये सब चीजें होंगी, और ये उसका पार्ट है। ग्रहण तो एक ठीक है घटना है, होनी है, और उसका इम्पैक्ट मैंने बताया कि क्या क्या उसका दिख सकता है। जुडिशरी पर है, इकोनॉमी पर है, राजनीति पर है, कुदरत के तरफ से भी जो आपदाएं हैं वो है। और शनि न्याय के देवता हैं, वो बेवजह आपको पनिशमेंट नहीं देते, बेवजह आपको सजा नहीं देते हैं। हमारे कर्म ही हमको उसके कटहरे में खड़ा कर देते। तो उसका समाधान क्या है कि शरणागति में आ जाओ परमात्मा के, और जो नियम बताए जाते हैं कि आप हनुमान जी है या जो भी आराधना वगैरह से निकलने के रास्ते हैं, निकल सकते हो। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और इन विषयों पर धर्म ज्ञान के साथ मतलब बातचीत करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति दीजिए। नमस्कार।